जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन सीरीज काफ़ी लाजवाब होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स का आज हमारा पहला प्रश्न है, अणुगत सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संघट्ट होता है। आपको बताना है कि अणुओं के बीच संघट्ट की प्रकृति क्या होती है। आपके ऑप्शन से ए पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, बी अंशतः प्रत्यास्थ होती है, सी पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो अणुगत सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच जो संघट्ट होता है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है, अर्थात आणविक गति की ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है। आपके ऑप्शन से ए स्थितिज ऊर्जा, बी घर्षण, सी ऊष्मा और डी तापमान। दोस्तों इन प्रश्नों का सही जवाब सुनने से पहले आप एक बार इस प्रश्नों का सही जवाब जरूर सोचें और अंत में कमेंट में हमें यह बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात ऊष्मा। तो आणविक गति की ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कौन से तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। आपके ऑप्शन से ए फ़ारेनहाइट पर, बी केल्विन पर, सी रोमर पर या डी सेल्सियस पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऋणात्मक तापमान जो है वो केल्विन पैमाने पर नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि इसका न्यूनतम तापमान जो होता है वो शून्य। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परम शून्य ताप का कितना मान होता है। तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन कहा जाता है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या अनुपात होता है। अर्थात जब धातुओं को गर्म की जाती है तो अगर उनके लंबाई में वृद्धि होती है तो उन्हें रेखीय प्रसार गुणांक, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन में वृद्धि हो तो आयतन प्रसार गुणांक कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन तीनों का जो है रेशियो कितना होता है यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से 3 संबंधे 2 संबंधे 1, बी 2 संबंधे 3 संबंधे 1, सी 1 संबंधे 2 संबंधे 3, डी 3 संबंधे 1 संबंधे 2। तो बात करें अल्फा बीटा गामा की रेशियो की, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 1 संबंधे 2 संबंधे 3। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो आज का प्रश्न नंबर 5 है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु कैसी होती है। आपके ऑप्शन से ए ठंडी होती है, बी गर्म होती है, सी अपना तापमान बनाए रखती है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंद कमरे में अगर विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु जो है वो गर्म होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी एनटीपीसी में कई बार पूछी गई है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। समान द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक है। अगर द्रव्यमान समान हो तो किसकी ऊष्मीय क्षमता निम्नलिखित में से अधिक होगी। आपके ऑप्शन से ए बर्फ, बी पानी, सी तांबा या डी लकड़ी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात लकड़ी। द्रव्यमान समान हो तो ऊष्मीय क्षमता की बात करें तो लकड़ी की ऊष्मीय क्षमता सबसे अधिक होगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। जल, ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है, अर्थात जल जो है ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में समान समय पर किस ताप पर विद्यमान रहता है। ऑप्शन से ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। आपके ऑप्शन से ए परम ताप के, बी परम ताप के वर्ग के, सी परम ताप की तृतीय घात के या डी परम ताप की चतुर्थ घात की। तो किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की दर जो है परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात T⁴। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अशोषकता होती है। आपको बताना है कि पूर्णतः जो कृष्ण पिंड होता है उसकी अशोषकता कितनी होती है। ऑप्शन से ए 1, बी 2, सी -1 या डी 5।
तो प्रश्न नंबर 9 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1। जो पूर्णतः कृष्ण पिंड होती है उसकी आवश्यकता होती है 1। अगला क्वेश्चन है, कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलती, क्या कारण है? ऑप्शन से ए क्योंकि कंबल ऊनी होता है, बी क्योंकि कंबल ऊष्मा का सुचालक होता है, सी क्योंकि कंबल मोटा होता है और डी क्योंकि कंबल ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्योंकि कंबल जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। ऊष्मीय विकिरण की चाल जो है होती है, आपके ऑप्शन से ए प्रकाश की चाल के बराबर, बी प्रकाश की चाल के आधे के बराबर, सी ध्वनि की चाल के बराबर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें ऊष्मीय विकिरण की चाल की, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है, उसका स्रोत क्या होता है? तो किस तरह जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? ऑप्शन से ए चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा, सी विकिरण द्वारा या डी चालन एवं संवहन दोनों द्वारा। तो प्रश्न नंबर 12 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात विकिरण द्वारा। अर्थात सूर्य का प्रकाश जो है 8 मिनट 18 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसका स्रोत होता है विकिरण द्वारा। दोस्तों यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। अर्थात किसी द्रव को ठंडा करने के लिए शीतलन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा और कहाँ लगाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन से ए मध्य में, बी शीर्ष पर, सी कहीं भी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात शीर्ष पर। शीघ्र ही किसी द्रव को ठंडा करने के लिए शीर्ष पर जो है शीतलन व्यवस्था को लगानी होगी। प्रश्न नंबर 14, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपके ऑप्शन से ए तांबा, बी लकड़ी, सी जल या डी इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न काफ़ी ईजी है, यह आपको पता भी होगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है तांबा को माना जाता है। तो ये बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। आपके ऑप्शन से ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 320 किलोमीटर प्रति घंटा या डी 320 मीटर प्रति सेकंड। यह प्रश्न भी काफ़ी ईजी है। जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण की चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अर्थात ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन से ए 4.2 अर्घ प्रति कैलोरी, बी 4.2 10⁷ अर्घ प्रति कैलोरी, सी 4.2 जूल कैलोरी, डी 4.2 10⁷ जूल कैलोरी प्रति कैलोरी। अर्थात ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की मान की बात करें तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अर्थात 4.2 10⁷ अर्घ प्रति कैलोरी। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। आपके ऑप्शन से ए जेम्स वाट ने, बी डी जूल ने, सी रुडोल्फ डीजल ने या डी न्यूकामन ने। तो प्रश्न नंबर 17 अर्थात ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध जो है वो डॉक्टर डी जूल ने ज्ञात किया था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न नंबर 18 है, यदि 2 समांतर दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, n बराबर 360/θ-1। अगर इस फार्मूले पर समांतर का थीटा रखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब आता है ऑप्शन डी अर्थात अनंत। यदि 2 समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत होती है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? पुनः इस फार्मूले पर हम 60 डिग्री को रखेंगे तो 360/60 - 1 यानी 6 के 36, 6 में से 1 गया 5, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी?
5, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है? प्रतीत नहीं होता है। अगर दर्पण बीच में रख दिया जाए तो जो है किस अंक का जो है, किस वर्ड का जो है पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। अगर बी रखा जाए तो इसका पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा, एफ का भी हो जाएगा, जी का भी हो जाएगा, लेकिन अगर यम रखा जाए तो उसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जो इधर दिखेगा वही इधर दिखेगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात चलते चलते समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखता हूँ। आपके पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अर्थात दर्पण की जो लंबाई होती है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊंचाई के आधी होती है, अर्थात h/2 रखनी होगी। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात जितना बड़ा वस्तु होगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा क्षमता 0 होती है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की चाल 2v होगी, अर्थात कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी दर्पण के की ओर आता है तो प्रतिबिंब की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, अर्थात दुगुनी हो जाएगी। तो आज का यह सीरीज यही समाप्त होता है। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।